हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का जियोग्राफी चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बेसिक लेवल ऑफ जियोग्राफी और एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोग्राफी। इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि इजी भी है, समझ में भी आएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और चैप्टर है पूरा का पूरा। और साथ में नोट्स बनाते रहना ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ऑलरेडी इसके चैप्टर जो हैं 1, 2, 3 वो हम लोग पुरानी क्लासेस में कवर कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं वो पहले उन चैप्टर्स को जाके पढ़ लो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको अर्थ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इस चैप्टर में वैसे हमें कॉन्टिनेंट्स और एंड ओशंस के बारे में पढ़ना है, बट उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अर्थ पे कितना परसेंट पानी है और कितना परसेंट सरफेस है। तो अर्थ पे 29% सरफेस है, मतलब जमीन है, एंड 71% यहाँ पे वाटर है, स्पेशली ओशंस। ठीक है, और इसी की वजह से अर्थ को नाम दिया गया है ब्लू प्लैनेट। आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है। ओके, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जियोग्राफी के स्टूडेंट है, इतना बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। तो रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम हिस्ट्री ऑफ अर्थ कि ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये पहले कैसे दिखते थे और ये बने कैसे। तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाती हूँ। कोई भी मेरी ड्राइंग को जज नहीं करेगा, ठीक है। जो भी जज करेगा वो खुद बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ है। पहले अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था जिसको कहा जाता था पेंजिया। और पूरा का पूरा ये जो था ये ओशन था, पूरा ये सब ओशन था। इस ओशन का नाम था पेंथलासा, पेंथलासा, एंड इट वाज अ कॉन्टिनेंट विच वाज नोन एज पेंजिया। बाद में क्या हुआ, अर्थ के घूमने की वजह से, अर्थ हमेशा रोटेट करती रहती है, ठीक है, अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है और सूरज के आसपास भी रोटेट करती है। रोटेट करने की वजह से इसमें थोड़े से फोर्स जनरेट हुई एंड दैट फोर्स ब्रेक डाउन द कॉन्टिनेंट इन डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। उस फोर्स ने क्या करा, इस सुप्रीम जो ये मेन कॉन्टिनेंट था, या हम लोग इसको सुप्रीम कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, ठीक है, इसको छोटे छोटे एरियाज में तोड़ दिया, ठीक है। अब तोड़ा कैसे मैं बताती हूँ। दोबारा बोल रही हूँ, कोई जज नहीं करेगा, स्पेशली वाली डायग्राम को, ठीक है। ये कुछ नहीं, okay? थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बन जा रहा है तो समझ लेना। ये वाला पार्ट जो था इसको यूरेशिया कहा गया। दिस वाज नॉर्थ अमेरिका, दिस वाज साउथ अमेरिका। यहाँ पे हमारा था अंटार्कटिका, ये था हमारा ऑस्ट्रेलिया, एंड दिस वाज अफ्रीका। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से सारे के सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स बन गए। और जो हमारा ये समुद्र था ये वैसे का वैसा ही रहा, मतलब धीरे धीरे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो अपनी शेप लेने लगे थे, ठीक है। फिर अब मैं बहुत सारी चीजें बोलती भी जाऊंगी, उसको समझ के सुन के लिखते चलना। ये लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, ठीक है। 200 मिलियन ईयर्स अगो दिस प्रोसेस वाज डन, ओके। तो अब बाद में क्या हुआ, अब इतनी पुरानी हिस्ट्री है अर्थ की, इस टाइम पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रहता होगा अर्थ पे। तो ये सारी स्टोरीज हमें पता कैसे चली, हमें कैसे पता चला कि पेंजिया था, पेंथलासा था, फिर वो आगे जाके डिवाइड हो गया अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, कैसे हमें ये सब चीजें पता चलती हैं। तो जाहिर सी बात है एक हमारे महान साइंटिस्ट या कोई थिंकर आए होंगे जिन्होंने ये सारी की सारी बातें बताई। तो एक डच मैप मेकर थे, डच मैप मेकर जिन्होंने बताया, ठीक है, कि ऐसी पॉसिबिलिटी रही होगी कि जो हमारा ये पूरा कॉन्टिनेंट है वो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया था, ठीक है। उन्होंने ये पॉसिबिलिटी बताई, नाम उनका बताया नहीं गया है। 1596 में पहली बार ये थ्योरी आई थी कि कभी ऐसा हुआ होगा कि पेंजिया एक सुप्रीम कॉन्टिनेंट था जो बाद में छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में टूट गया। अब ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्यों थ्योरी दिया गया, किस आधार पर ये थ्योरी दिया गया था, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। अभी थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज चलो, ठीक है। तो अब कुछ नाम है, पहला नाम हम लोग सुनते हैं एंटोनियो, ठीक है,
एंटोनियो जो थे उन्होंने 3 कॉन्टिनेंट्स को ज्वाइन किया था, ठीक है, ज्वाइंट 3 कॉन्टिनेंट्स। उनको स्टार्टिंग में खाली 3 कॉन्टिनेंट समझ में आए और उन्होंने उन 3 कॉन्टिनेंट को जोड़ दिया और बोला कि हाँ ऐसा ऐसा रहा होगा, ठीक है। फिर हमारे आए एल्फर्ड वैगनार, शायद से एल्फर्ड वैगनार, ठीक है। इन्होंने दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था, कब दिया था, तो इट वाज गिवन इन 1912 बाय एल्फर्ड वैगनार, ठीक है। ये लगभग बात करती है 240 मिलियन ईयर्स अगो की, 240 मिलियन ईयर्स अगो। इन्होंने बताया कि जो हमारा पैंजिया था, इन्होंने पैंजिया को कहा है सुप्रीम कॉन्टिनेंट, सॉरी सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट मतलब जो पूरा का पूरा जुड़ा हुआ था, उसका कोई हिस्सा अलग नहीं था, कुछ नहीं था। और इन्होंने पेंथलासा को बताया है, पेंथलासा को इन्होंने कहा है सुपर ओशन, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा ओशन जो हर जगह से जुड़ा हुआ था। अब इन्होंने भी एक डायग्राम बताया, ठीक है, इन्होंने भी एक चीज बताया कि पृथ्वी कैसे कैसे बटा था। तो इन्होंने कहा कि एक एरिया जो था ये ऊपर वाला हिस्सा था और इसका कुछ हिस्सा जो था वो नीचे वाले से जुड़ा हुआ था, ये इन्होंने डायग्राम बताया। जो ऊपर वाला हिस्सा था इन्होंने इसका नाम रखा था लोरेशिया, एंड जो नीचे वाला हिस्सा था इसका नाम रखा है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब लोरेशिया में कौन कौन से कंट्री या कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं, तो लोरेशिया में इन्होंने बताया कि नॉर्थ अमेरिका, ओके, यूरोप एंड एशिया। वहीं गोंडवाना लैंड में इन्होंने बताया साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुला इंडिया, पेनिनसुला इंडिया मतलब उस टाइम पे इंडिया जैसे आज की कंडीशन में तुम्हें देखने को मिलता है वैसा नहीं था, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इस तरीके से इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि हाँ लोरेशिया में ये थे, गोंडवाना लैंड में ये थे। अब इन्होंने ये चीज बोली क्यों, किस आधार पे इन्होंने इन 2 कॉन्टिनेंट्स को बांट दिया या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो अब बात करते हैं एल्फर्ड के प्रूफ क्या क्या थे, इनको आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो, ठीक है। एल्फर्ड्स प्रूफ, प्रूफ कि उन्होंने क्या क्या प्रूफ दिए कि कैसे ये जो पेंजिया था ये बाद में अलग हुआ। तो पहला उनका प्रूफ था जिग्सॉ फिट, जिग्सॉ फिट, जिग्सॉ फिट जानते हो ना क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका वो है क्या, एक पजल है, फिर ऐसे आप अलग अलग पजल्स को फिट करते जाते हो, ऐसे 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 पजल्स फिट होते जाते हैं, तो उसको जिग्सॉ फिट कहते हैं कि मतलब जो पजल्स है अगर तुम उनको अलग करोगे तो उनको तुम ज्वाइन कर सकते हो। सेम चीज इन्होंने कही कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, उन कॉन्टिनेंट्स के जो कॉर्नर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, और मैच करने की वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि वो एक टाइम पे एक साथ हुआ करते थे लेकिन बाद में टूट गए। और उनको रफली उन्होंने मैच करके दिखाया था, उन्होंने एक रफ मैप बनाया था जिसमें उन्होंने सभी कॉन्टिनेंट्स को पेंजिया की तरह मैच करके बताया था, ठीक है। और इन्होंने कहा रॉक्स ऑफ सेम एज, सभी रॉक्स जो हैं वो सेम एज के हैं। अब ये आप बोलोगे कि कैसे तुम्हें रॉक्स की उम्र पता चलेगी, तो उसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट वगैरह सब होता है, ठीक है, तो वो तुम्हारे बहुत हाई लेवल का है, उस पर अभी नहीं जाते हैं। फिर इन्होंने बताया सेम मैरीन डिपोजिट, बहुत सारे समुद्रों की जो डिपॉजिट्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पे देखने को मिली, जबकि ऐसा कुछ लेना देना था नहीं, या कोस्ट लाइन बहुत सारे देशों की मिलती जुलती थी, ठीक है। सेडिमेंट रॉक्स देखने को मिली, सेडिमेंट्स रॉक, एक जगह की रॉक जो थी वो दूसरी जगह को देखने को मिली, जबकि उस जगह पे वो रॉक बन ही नहीं सकते, वहां का क्लाइमेट, वहां का जियोग्राफिकल कंडीशन अलाउ ही नहीं करता है कि वहां पे वैसी रॉक बन जाए, लेकिन हमें वैसी रॉक देखने को मिल गई। तो इससे हमें पता चला कि ये जो रॉक है ये कभी कहीं और से बनी थी, लेकिन आज के टाइम पे जो कॉन्टिनेंट्स है ये अलग अलग टूटे टूटे पड़े हैं, इस वजह से हमें मतलब ये यहाँ पर भी देखने को मिलती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, अलग अलग तरह के फॉसिल्स अलग अलग जगह पे पाए गए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। तो ये सारे के सारे रीजंस उन्होंने बताए कि इस वजह से हमारा जो कंट्री है या हमारा जो पेंजिया है वो ऐसे जुड़ता होगा, ठीक है। अब वैगनार जो थे,
एल्फर्ड ही जो थे, इन्होंने ये भी बताया कि ड्रिफ्ट थ्योरी, ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये टूटे क्यों, रीजन क्या था टूटने का, ये तो उन्होंने बताया कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, रीजन दिया उन्होंने कि हाँ क्या रीजन था जिसकी वजह से ये कह रहे हैं, बट इन्होंने ये भी रीजन दिया है कि ये टूटे क्यों होंगे, किस वजह से ये टूटे होंगे, मतलब ड्रिफ्ट थ्योरी के रीजन क्या है। ठीक है, एल्फर्ड। अगर आपको चाहिए होगा कि आंसर कैसे लिखना है जियोग्राफी का, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको वो सारी चीजें बता दूंगी कि जियोग्राफी में आंसर कैसे लिखा जाता है, आपको कैसे कैसे पॉइंट्स को लिखना होता है। मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग थ्योरी। और अगर आपको किसी और चैप्टर पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए हो तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वो चैप्टर पहले भी कवर कर सकती हूँ, पहले भी उस चैप्टर पे वीडियो बना सकती हूँ बेस्ड ऑन योर डिमांड। ओके, तो एल्फर्ड सजेस्टेड दैट द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब क्या क्या उन्होंने रीजन दिया। सबसे पहला, पोलर फ्लीइंग फोर्स, पोलर फ्लीइंग फोर्स, जो मैंने अभी आपको बोला कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती रहती है। ठीक है, अर्थ रोटेट करती रहती है, ऑल टाइम इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होती है वो फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो हमारे अर्थ की जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको दो पार्ट्स में या अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने का पावर रखती है। फिर आता है टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, छोटी क्लासेस में टाइडल फोर्स शायद बताया होगा। टाइडल फोर्स होता है सन और मून का जो ग्रेविटेशन होता है, ठीक है, उससे भी बहुत सारी मूवमेंट्स हमारे अर्थ पे देखने को मिलती है। टाइडल फोर्स इज सन एंड मून ग्रेविटेशन। ठीक है, उसकी वजह से जो भी चेंजेस होते हैं अर्थ पे, उसकी वजह से भी हमारा जो पेंजिया है, जो सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, वो टूट सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे थिंकर्स जो थे वो इनसे एग्री नहीं करते थे, उनको ये लगा कि नहीं ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अब फिर एल्फर्ड ने उसके बाद तो कुछ चीजें नहीं बताई, अब धीरे धीरे क्या हुआ, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज आने लगी। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर टू हो गया तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद नई नई डिस्कवरीज हुई, लोगों ने नई नई चीजें बताई। अभी तक जो ये एल्फर्ड ने चीजें बताई थी वो समुद्र में नहीं गए थे। ठीक है, ओशन का उन्होंने नहीं तय किया था अभी तक कुछ भी, लेकिन जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो थ्योरीज आई उसमें ओशन को भी कवर किया गया, जिसकी वजह से काफी सारी नई डिस्कवरीज ऐड हो गई थी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज। ठीक है, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज, उसके बाद क्या क्या जानकारी आई। ठीक है, तो सबसे पहली फर्स्ट वन इज कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या था, तो सबसे पहली चीज, इट वाज गिवन बाय आर्थर आर्थर होम्स, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। 1930s में ये थ्योरी दी गई थी। ठीक है, इसमें ये बताया था कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होने में एनर्जी का रोल है। ठीक है, ये इनका कहना था। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है उस पे एनर्जी लगता है। अब वो एनर्जी कहीं से भी आ सकता है, वो एनर्जी अर्थ के रोटेशन से आ सकता है, वो एनर्जी अर्थक्वेक से आ सकता है, वो एनर्जी वॉल्केनो से आ सकता है, या जो भी अर्थ के नीचे जो एक्टिविटीज हो रही है, प्लेट्स हमारी हिल रही हैं, उनसे भी आ सकता है। ठीक है, अब बोलेंगे कौन सी प्लेट्स हैं हमारे अर्थ के नीचे, तो बेटा जी पिछला वाला चैप्टर पढ़ के आए हो ना, वही वाली चीजें हैं सारी यहाँ पे। तो 1930s उनका कहना था इट इज अ प्रोसेस, अगर एग्जाम में पूछ लिया करंट कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या है, तो उसका आंसर लिखवा रही हूँ। इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह को एनर्जी जाती है, और ये होता किस वजह से, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर की वजह से ये होता है। जैसे मान लो एक जगह पे हीट ज्यादा है, दूसरी जगह पे हीट कम है, तो क्या होगा, हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस वजह से ये थ्योरी होती है। अब रीजन क्या है इसका, डेंसिटी और टेम्परेचर जो है वो अलग अलग जगह पे डिफरेंट है। ठीक है, अगर डेंसिटी और टेम्परेचर अलग अलग होगा तभी तो हीट ट्रांसफर होगी। अगर सेम टेम्परेचर है तो हीट ट्रांसफर कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। अलग अलग डेंसिटी और टेम्परेचर की वजह से ही हीट ट्रांसफर होती है।
अब हीट ट्रांसफर कैसे होती है, तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, अगर जियोग्राफी समझना चाहते हो तो ये चीज को याद रखना कि हीट मूव्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हमेशा जो हीट होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आगे बढ़ती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो आपने एक पतीला लिया, ठीक है, हाँ मेरा पतीला ऐसा ही है, और यहाँ पे एक गैस चल रही है और इस पतीले में क्या है, पानी है, पानी पानी। ओके, अब यहाँ पे गैस है तो यहाँ की जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी गर्म होंगे, ठीक है, और फिर वो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे हो जाएंगे, फिर ये गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो मतलब ये सर्कुलर मोशन में चलता रहता है। इस तरीके से हीट जो है वो ट्रांसफर होती है, और इसी को कहा गया है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। बट बात आती है कि अर्थ के नीचे ये सब चीजें कैसे हो रही है। तो अर्थ के नीचे मैं बताती हूँ कैसे होती है। हमने पढ़ा था ना कि अर्थ के नीचे हमारी जो अ, क्या बोलते हैं उसको, इंटीरियर है, इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है वो डिवाइडेड है अलग अलग लेयर्स में, ठीक है। तो उन्होंने वही चीज को यूज करके बताया है। चलो साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, ठीक है। हाउ कन्वेंशन करंट वर्क इन अर्थ इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर में कैसे कन्वेक्शन करंट काम करता है। सो सबसे पहले जो होम थे उन्होंने अर्थ की लेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब वो दो पार्ट क्या क्या है, क्रस्ट जो अपर लेयर है, ठीक है, ये इनके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, इन्होंने कैसे बांटा है। एक तो उन्होंने क्रस्ट कर दिया है और एक इन्होंने कर दिया है सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम को है बोला गया लोअर लेयर, ठीक है, ये है लोअर लेयर। यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, ये सब चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं जो हीट जनरेट करती हैं, ठीक है। इन इन सभी सब्सटेंसेस से हीट जनरेट होती है। तो अब आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझाती हूँ, भले ही मेरा डायग्राम बहुत बेकार हो, बट समझने की कोशिश करना। दिस इज दिस इज लोअर लेयर, ठीक है, दिस वन इज लोअर लेयर विच इज सबस्ट्रेटम, एंड दिस इज अपर लेयर विच इज व्हाट, क्रस्ट। तो अब इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैग्मा है, यहाँ पे मैग्मा है, ठीक है। अब लोअर लेयर में क्या क्या चीजें हैं, यूरेनियम है, थोरियम है, पोटेशियम है, ये सब चीजें क्या कर रही है, हीट रिलीज कर रही है, ठीक है, हीट रिलीज कर रही है। हीट रिलीज करके वो सब चीजें कहाँ चली जा रही है, ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऊपर क्या है, ऊपर वाला टेम्परेचर ठंडा होगा, ऊपर वाला टेम्परेचर ठंडा होगा तो घूम के क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर ये दोबारा गर्म होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से भी ठंडा होके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सब चीजें चल रही हैं। ओके, तो ये जो है ये यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार ना होल पड़ जाता है, ठीक है। होल पड़ने की वजह से क्या होता है, जो लैंड्स होते हैं वो या तो बन जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्मा है। अब मैग्मा कुछ तो करेगा ना, तो मैग्मा के साथ खेल रहे हो। कई बार मैग्मा गर्म होके ऊपर जा रहा है, कई बार मैग्मा ठंडा होके नीचे आ रहा है, तो तुम मैग्मा के साथ खेल रहे हो। हम नहीं खेल रहे, मतलब अर्थ ही खेल रही है, तो अब उसका कुछ तो होगा। अब या तो दिस करंट विल डिस्ट्रॉय अ लैंड और दिस करंट विल फॉर्म अ लैंड, ठीक है। सो दिस करंट लैंड, सॉरी, फॉर्म्स और डिस्ट्रॉयज अ लैंड, ठीक है। अब डिस्ट्रॉय और कैसे होता है मैं बताती हूँ। उसके लिए आपको दो कन्वेक्शन करंट का वो पढ़ना पड़ेगा। एक होता है डाइवर्जेंट कन्वेक्शन करंट, डाइवर्जेंट कन्वेक्शन करंट खुद लगा लेना, और सेकंड होता है कन्वर्जेंट कन्वेक्शन करंट। कन्वर्जेंट कन्वेक्शन करंट, ये तो नाम से पता चल रहा है डाइवर्जेंट वाला, कि इसमें क्या होगा, जो जमीन होगी वो एक दूसरे से दूर चली जाएगी, और जो यहाँ का मैग्मा होगा ये बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहाड़ जैसा कुछ बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लैंड बन जाएगी। कन्वर्जेंट में क्या होता है, एक होती है भारी वाली और एक होती है हल्की वाली लैंड। तो एक लैंड जो होती है वो नीचे चली जाती है, ठीक है, भारी होती है इसकी वजह से नीचे चली जाती है, और इसकी वजह से ये जो लैंड फॉर्म होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लैंड फॉर्म होता है ये कम हो जाता है। तो डाइवर्जेंट करंट हमेशा बनाते हैं फॉर्म रिजेस, एंड कन्वर्जेंट करंट बनाता है इट फॉर्म्स ट्रेंचेस, ठीक है।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या चीजें बताई हैं इसमें। तो जो डाइवर्जेंट करंट है और कन्वर्जेंट करंट है, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर, अब ओशंस जो हैं उनको कैसे बांटा गया है, कैसे हमने नाम रख दिया कि ये पैसिफिक है, ये अटलांटिक है। सब बच्चों को ओशंस के नाम याद हैं? अगर याद है तो मुझे कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। अब सबसे पहली बात मैं आपको आपका एक भ्रम दूर कर दूं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो ओशन का फ्लोर है नीचे से, दैट इज प्लेन, बट नहीं, ओशन का फ्लोर नीचे से प्लेन नहीं है। उसमें भी अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे खाई है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो यहाँ पर भी अलग अलग तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में एक डायग्राम दिया होगा, जैसे यहाँ पे ये है पहाड़। चलो रुक जाओ भाई साहब, मैं बताती हूँ। मान लो ये है, ठीक है, तो यहाँ तक ना तुम्हारा वो है समुद्र है, ठीक है। यहाँ पे ये बीच वाला एरिया है, ठीक है। बीच से ये थोड़ा ना होता है कि जमीन वहीं पे खत्म होगी, जमीन तो नीचे है ना, नीचे है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे खाई है, तो ऐसा तुम्हारा ओशन फ्लोर होता है, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन भी होते हैं, यहाँ पे ट्रेंचेस भी होते हैं, सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ओके। तो मिड ओशनिक रिज नाम की एक चीज होती है, मिड ओशनिक रिज। ये होती है जहां से एक्टिव वॉल्केनोस फटते रहते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे नीचे जमीन है, ठीक है, जमीन के नीचे वॉल्केनो होता है, वो फटाफट फटते रहते हैं, फटते रहते हैं, फटते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, या तो जमीन बर्बाद होती रहती है और नई जमीन बनती रहती है। तो ये वाली जो जमीन होती है, यंगर, हम इसको लैंड फॉर्म बोलते हैं या यंगर क्रस्ट बोलते हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पे इरप्शन हो रहा है, तो उससे जमीन फट रही है और बन रही है, ठीक है। एक्टिव इन terms of volcanic eruptions, ठीक है। एंड दिस इज यंगर क्रस्ट। यंगर क्रस्ट क्यों? क्योंकि बार बार लैंड फॉर्म बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, इसकी वजह से इसको यंगर क्रस्ट बोला जाता है। अब हमारा जो मैप है, या ऐसा कुछ ना तुम्हारी बुक में बना हुआ है, ठीक है, उसको देख लेना। अभी मैं उसके बारे में पढ़ा रही हूँ, तो साथ में अपनी बुक खोल लो, ताकि बहुत आसानी से तुम्हें वो चीज समझ आ जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट। अगर साथ में पता है तुम लोग बुक खोल के रखोगे और उसका डायग्राम देखते रहोगे ना, तो जो भी तुम्हारे लिए नए वर्ड्स होंगे, वो सारे के सारे वर्ड्स तुम्हें समझ में आ जाएंगे। और अगर नहीं खोल के रखोगे तो तुम्हें तो लगेगा कि भाई साहब कौन सा ये उर्दू और हिब्रू वगैरह चल रहा है, क्योंकि इतना सब तुम लोग अभी जानते नहीं हो, ठीक है। तो इस वजह से बुक इज इम्पोर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन, ठीक है। ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन मतलब इसमें अलग अलग हमारे चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो तीन पार्ट्स में हम लोग बेसिकली इसको डिवाइड करते हैं। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के बारे में मैं तुमको बता दूं, ठीक है। इसमें होता है ये वो वाला टाइम, वो वाला वो है पॉइंट है जहाँ पे कॉन्टिनेंट और जो डीप सी बेसिन है वो मिलता है, ठीक है। ट्रांजिशन जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन बिटवीन, ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर्स। अब मैप में देखो कॉन्टिनेंटल शोर्स कहाँ पे है, ठीक है, एंड डीप सी, जो कॉन्टिनेंट का एकदम बीच वाला साइड होता है ना, जब वो समुद्र में मिलने लग जाता है, तो वो वाला हिस्सा होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको अलग बांटा गया है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तुम्हें ये सब मैप में दिख रहा होगा, ठीक है। और अगर वो फिर भी, सॉरी, डायग्राम में दिख रहा होगा और डायग्राम फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको अलग से तुम्हें समझा दूंगी कि क्या क्या चीज है। इसमें होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। स्लोप जैसे मान लो तुम्हारा ये है, तो यहाँ पे स्लोप, इसको स्लोप बोलते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर है कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल राइज फिर मतलब ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, फिर ट्रेंचेस आ जाएंगे, ऐसे सब, ठीक है। फिर डीप ओशनिक ट्रेंचेस। तो ये है तुम्हारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड में क्या है,
डीप सी बेसिन, ठीक है, डीप सी, अब तुम गहरे समुद्र में जाओगे तो ये वाला जो होता है इट इज टुवर्ड्स कॉन्टिनेंटल मार्जिन डेप्थ। बस याद कर लेना इसको, ठीक है, याद तो क्या, अब तो समझ आ जाना चाहिए, समझ गए होगे तो खुद। नाम तो देखो याद करने ही पड़ते हैं, उसका तो कुछ इलाज है नहीं, ठीक है। डीप सी बेसिन को एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो इसको याद रखना, कॉल्ड एब्सिकल, एब्सिकल प्लेन्स, क्योंकि प्लेन एरिया होता है ये, इस वजह से इसको ये बोला जाता है, ठीक है। और ये ओशन का प्लेन, सॉरी, फ्लैट रीजन ऑफ ओशन, तुम्हें मैप में दिख रहा होगा बीच के एरिया, जो तुम्हारा डायग्राम है उसमें कहीं पे बीच में बना हुआ है, ठीक है। वहाँ पे बीच में बना हुआ है जो प्लेन एरिया, उसी को हम लोग कहते हैं डीप सी बेसिन, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है डीपेस्ट एंड, डीपेस्ट मतलब ये बहुत गहराई में होता है, बहुत गहराई में। एंड फ्लैट, कभी तुम समुद्र में जाओ तुम्हें ऐसी चीज देखने को लग जाए तो समझ लेना कि बेटा तुम मरने वाले हो, क्योंकि तुम एकदम समुद्र की गहराई में पहुंच चुके हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं थर्ड, मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज ये माउंटेन चेन होता है, ठीक है, तुम्हारे आसान भाषा के लिए मैं बता दूं, दीज आर माउंटेन चेन्स अंडर द ओशन, ठीक है। अब ये किस वजह से होता है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट प्लेट्स जो होते हैं वो हिलती डुलती रहती हैं, तो इस वजह से हमें ये देखने को मिलता है। और ये इसका लॉन्गेस्ट चेन हमें मिलता है अटलांटिक ओशन में, सबसे बड़ा जो चेन है पहाड़ों का, दैट इज एन व्हाट, अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक। वैसे तो तुम लोग को पता ही है थोड़ा थोड़ा प्लेट टेक्टोनिक, तो मुझे ज्यादा इसमें दिमाग मारने की जरूरत है नहीं, फिर भी अगर नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, मैं इसको थोड़ा सा डिक्टेट कर रही हूँ, अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। A tectonic plate, also called lithospheric plate, is a massive irregular shaped slab of solid rocks generally composed of both continental and oceanic lithosphere। टेक्टोनिक प्लेट जो होती है ये बहुत बड़ी प्लेट होती है और इरेगुलर होती है, ठीक है। इसका ये सॉलिड पत्थरों से बनी होती है, ये जो प्लेट्स होती हैं ये हमारे अर्थ के क्रस्ट वाले के नीचे होती हैं, ठीक है। इसमें कॉन्टिनेंटल और ओशनिक लिथोस्फीयर दोनों आते हैं, ठीक है। इन दोनों की हमने ये ऑलरेडी चीजें पढ़ रखी हैं, तो इस वजह से मैं दोबारा जोर नहीं दे रही हूँ, कहीं कोई बच्चा बोले कि हाँ मैम ने तो आधा छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है, ये हम लोग पुराने चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसकी जो थिकनेस होती है वो वैरी करती है ओशन और कॉन्टिनेंट में, ओशन में इसकी थिकनेस कम होती है, कॉन्टिनेंट में इसकी थिकनेस ज्यादा होती है, ठीक है। अब हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, मेन जो बात है इसमें, 7 मेजर प्लेट्स होते हैं, ठीक है। हमारे अर्थ के नीचे 7 मेजर प्लेट्स हैं, उनके नाम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इनके नाम पक्का पक्का याद कर लेना। वन इज अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, एंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, आगे प्लेट जरूर लगा लेना, ठीक है, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट। और बहुत सारी माइनर प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो माइनर प्लेट्स में तुम्हें जोन सा नाम पसंद आए वो वाला याद कर लेना, माइनर प्लेट्स काफी सारी होती है, ठीक है। मैंने कुछ आपके लिए शॉर्ट लिस्ट करी है, जो आपको अच्छी लगे वो याद कर लेना, ठीक है। कोकोस प्लेट, नाजला, फिलिपिन, कोरोलाइन, तो इनमें से आप कोई सा भी नाम याद कर सकते हो, ईटीसी, और भी बहुत सारे होते हैं, दीज हैव अ ग्रेट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा और आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। अगर आपको अभी भी चैप्टर में कुछ डाउट लगता है या अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में वो चीज़ क्लियर कर दूंगी। एंड आपको मैंने जो चीज़ कमेंट करके बताने के लिए बोला है वो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।